नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मेथड चैनल पर। हम देख रहे थे जो प्रवक्ता परीक्षा 2016 की हुई थी, ये हुई थी आपकी 1 फरवरी 2019 को। ठीक है, 1 फरवरी 2019 को घटना चक्र से इसे पूरा सोल्व कर रहे थे। इतिहास का जो पोर्शन था, इसके 40 क्वेश्चन हम 2 पार्टों में देख चुके हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर किस शासक का दरबारी था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। अब देखिए जो जहांगीर से क्वेश्चन आता है वो आता है जहांगीर जो आपको पता है चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, वो जहांगीर के काल को कहा जाता है। ठीक है, इसके 2 रीजन थे। एक रीजन ये था कि जो आपका जो मंसूर था ना, आप ऐसे याद रखिए, देखिए एक तो था उस्ताद मंसूर और एक याद रखिए आप अबुल हसन। अबुल हसन, ये जो मंसूर था ये तो था प्रकृति का, जो प्रकृति का चित्रण करता था। जो अबुल हसन था वो मानव चित्रण करता था। ठीक है, जो तस्वीरें बनाते थे ये अपने चित्रकारी में। तो ये दोनों के अब इनसे जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखने हैं। एक तो जो उस्ताद मंसूर है ना, इसकी उपाधि पूछी जाती है कि जहांगीर ने इसे कौन सी उपाधि दी थी। तो उसे दी थी आपने, इसने याद रखना है, नादिर उल अस्र, या अस याद कर रख लीजिए उससे भी। और जो अबुल हसन थी उसे दी थी नादिर उल जमा। अब देखिए इसमें जो आप दी हुई है ना, यहाँ तो ये दी हुई है, जहांगीर ने मंसूर को नादिर उल उसर की जमा उपाधि दी। ठीक है, और अबुल हसन को दी थी नादिर उल जमा की। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये उस्ताद मंसूर वाला, ये कम से कम 3-4 बार आया हुआ है। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी में भी ये भी यही 2 मंसूर और अबुल हसन थे जिनके कारण चित्रकारी में जहांगीर के काल को जो स्वर्ण काल कहा जाता है, वो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका इन्हीं दोनों लोगों ने निभाई थी। ठीक है, क्वेश्चन क्या याद रखना है? क्वेश्चन याद रखना है, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, नादिर उल असर की उपाधि जहांगीर ने किसे दी थी? तो उस्ताद मंसूर को। ठीक है, मैंने बता दिया आपको। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42, मनसबदारी व्यवस्था में मनसब का निम्नलिखित में से क्या तात्पर्य है? सही आंसर है आपका डी, एक पद। आपको पता है जो मनसब था वो एक पद था, उससे जैसे 10 जारी का दिया जाता था मनसब 20 जारी का, तो उससे उसके पद की पता चलता था कि किस तरह का पद है उसका मनसब में। ठीक है, पर ये याद रखिए, एक ये मनसबदारी व्यवस्था दी थी अकबर ने। ठीक है, उसके टाइम पे स्टार्ट हुई थी। जो इससे क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा आते हैं मनसबदारी से, एक बार इसे आप पढ़ लीजिएगा अपने आप से। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 43, इसमें पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रंथ वैदिक काल रत्नियों की सूची का उल्लेख करता है? सही आंसर है आपका सी, शतपथ ब्राह्मण। देखिए इससे 2-3 चीज याद रखिए। एक तो शतपथ ब्राह्मण से आप, ये किसका ब्राह्मण है? यजुर्वेद का। जैसे इतरे है ना, ये आपका उसका है ऋग्वेद का। इसी तरह आपको एक तो शतपथ ब्राह्मण याद रखना है, यजुर्वेद का ब्राह्मण है ये। और ये शतपथ ब्राह्मण काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। एक तो आपने यहाँ देख लिया, आपने रत्नियों का 12 रत्नियों का उल्लेख है। ठीक है, ये इसमें शतपथ ब्राह्मण में। एक इसमें जल प्लावन की पूछा जाता है, जल प्लावन का जो वर्णन है वो किस में मिलता है? वो भी आपका शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ये दोनों क्वेश्चन तीनों याद रखिएगा, ये इससे पूछे जाते हैं। उसके अलावा देखिए इसकी डिटेल में एक चीज बताई हुई है कि जो इतरे ब्राह्मण था उसमें आपका राजा के बारे में बताया गया है कि उसे कहाँ क्या कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए ऐसे याद रख लीजिएगा, मैं आपको बता, ये राजा सेंटर में हो गया। अगर उसने पूर्व देश जीत लिया तो आप वो विराट कहलाएगा। ठीक है, सॉरी उत्तर का। अगर पूर्व का जीत लिया तो वो कहलाएगा सम्राट। और उसके बाद दक्षिण का जीत लिया वो हो जाएगा आपका भोज। और जो ये पश्चिम का जीतेगा उसे कहेंगे सौराट। सौराट। ठीक है, अब देखिए 2-3 चीज याद रखिएगा। इसे कैसे याद रखेंगे, मैं उसके ट्रिक याद बता देता हूँ। देखिए जैसे विराट कोहली है, आपको पता है विराट कोहली उत्तर भारत से है। ठीक है, दिल्ली से हैं, तो विराट से याद हो जाएगा। आपको पता है मध्य प्रदेश में राजा भोज हुए हैं। ठीक है, काफी प्रसिद्ध थे। तो दक्षिण से आपको मध्य में ये याद रखना है। सौराट आप यहाँ से याद रखें, गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है सौराष्ट्र। ठीक है, उससे सौराट याद रखेंगे। और पूरा वो हो जाएगा सम्राट, इससे याद करेंगे। और जब जो इन सब पे विजय प्राप्त कर लेता था इस तरह, जिसके अंडर में सारे आ जाएंगे, उसे कहते थे एक राट। ठीक है, इससे क्वेश्चन आते हैं, मैंने एक बार आपको ये सारा क्लियर करके बता दिया है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा ये भी दिए हुए हैं, ये वाले देख लीजिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये के जो अश्वपति थे, काशी का कौन था? अजातशत्रु था। विदेह के जन कुरु के आदर्श थे। एक चीज ध्यान रखिए, देखिए आप सोचते हो कि मैं इतना डिस्क्राइब करके या इतना डिटेल में क्यों बताता हूँ। देखिए अगर आपने यहाँ ये पढ़ लिया, कभी क्वेश्चन आया हुआ, तो इसी पेपर में हमने पीछे क्वेश्चन सोल्व कराया था। वहां पूछा हुआ था जो के है उसका राजा का नाम क्या था? तो उसका अश्वपति था। ठीक है, इसलिए डिटेल बहुत जरूरी है। चलिए मैं दिखा भी देता हूँ आपको, यहाँ पे था
ये देखिए क्वेश्चन, ये पूछा हुआ है ना, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में के जनपद का एक राजा कौन था, तो अशुपति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है नहीं, इसलिए डिटेल बहुत जरूरी है, ये देख लीजिए। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, पेपर कहीं से नहीं इसी तरह बनता है, बस आपको ध्यान से पढ़ना है। देख लिया, ठीक है। ये देखिए इसकी विस्तृत में दिया हुआ है ना, ये रहा। के जो शासक थे वो आपके अशुपति थे, काशी के अजातशत्रु। ठीक है, ये इस तरह। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, शारदा बिल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, सही आंसर हो जाएगा ये विवाह की आयु से था। अब इससे दो तीन चीज याद रखिएगा, एक तो जो शारदा बिल है इसकी डेट पूछी जाती है। ठीक है, तो 1929 में आया था शारदा बिल, और इसमें पूछे थे उम्र कितनी रखी गई थी। तो जो लड़कियों की उम्र रखी गई थी वो 14 साल रखी गई थी, और लड़कों की रखी गई थी 18 साल। ठीक है, बस इससे इतने क्वेश्चन आते हैं शारदा बिल से, एक तो इसकी डेट और एक इसमें एज, और किससे संबंधित है, विवाह की आयु से, आयु इसमें निर्धारित हुई थी। उसके अलावा जो सती प्रथा से पूछे जाते हैं वो बता देता हूँ। सती जब खत्म हुई थी, वो हुई थी सती प्रथा आपके 1829 में, राजा राम मोहन के प्रयासों से, और विलियम बेंटिक इसमें गवर्नर जनरल था उस टाइम पे। ठीक है, ये तीन चीज इससे याद रखनी है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित राजदूतों में से किसने भागवत उपाधि धारण की थी, सही आंसर है बी, हेलियोडोरस। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इस तरह पूछा हुआ है, ये इससे 6-7 क्वेश्चन अलग अलग पेपरों में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसके बारे में बता देता हूँ। दो तीन चीज वो ध्यान रखिए। देखिए, एक तो आप लिख लीजिए अपने कॉपी में भागवत धर्म। ठीक है, भागवत धर्म में जो इसके संस्थापक भी या इसके जो देवता माने जाते हैं वासुदेव माने जाते हैं। ठीक है, अब जो ये देवता थे, इसका भागवत धर्म का वो बेसनगर अभिलेख है, विदिशा में है, मध्य प्रदेश में। बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। ठीक है, एक याद रखने, और एक आपको याद रखना, तक्षशिला से आया था यवन शासक हेलियोडोरस। ठीक है, अब ये 6 पॉइंट आप लिख लीजिए, इससे अलावा आज तक इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आया है। किस तरह मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, वो पूछते हैं कि जो हेलियोडोरस था वो किस से प्रेरित हुआ था धर्म से, ये क्वेश्चन आएगा तो भागवत धर्म। और किसी में पूछेगा कि भागवत धर्म का उल्लेख आपको किस अभिलेख में मिलता है, तो बेसनगर अभिलेख। कभी पूछेगा जो हेलियोडोरस था उसने भागवत धर्म के प्रचार के लिए किस अभिलेख की स्थापना की थी, तो बेसनगर का गरुड़ स्तंभ किया था। ठीक है, एक क्वेश्चन आया हुआ था कि हेलियोडोरस था वो भागवत धर्म में किस देवता से प्रेरित थे, तो आपके वासुदेव से। ठीक है, और एक ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो हेलियोडोरस थे वो कहाँ के थे, वो थे तक्षशिला के। ठीक है, तक्षशिला के थे उस टाइम पे में, तक्षशिला से विदेशी आए थे। तो ये 6-7 चीजें बता दी है, इसके बाद आप कभी नहीं भूलेंगे, इससे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब इसमें से पूछ लिया कि भागवत की उपाधि किसने ली थी, तो हेलियोडोरस। कभी पूछेगा ये कहाँ के थे, तो तक्षशिला के। कभी पूछेगा इन्होंने किस धर्म को माना था, तो भागवत को। कभी कहेंगे किस देवता से प्रेरित थे, तो वासुदेव। कहाँ के शासक थे, तो ये। ठीक है, इतनी चीजें हैं, मैंने बता दिया, आज के बाद कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 46, बागोर प्रथम काल का संबंध किससे है, तो सही आंसर हो जाएगा बी, मध्यपाषाण काल का। राजस्थान में था ये बागोर स्थान, और इसमें पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 47, आगरे के किले की मोती मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में किसने कराया था, सही आंसर है सी, शाहजहां ने। अब देखिए, इसमें ये तो आपको याद रखना ही है, अलाई दरवाजा आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी, बुलंद दरवाजा आपका अकबर ने, मोती मस्जिद आगरा की शाहजहां है, और एतमद्दौला का नूरजहां है। अब जो क्वेश्चन आए हुए हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक तो क्वेश्चन ये आया हुआ है, एतमद्दौला का मकबरा कहाँ पे है, तो आगरा में। एक तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये मोती जो मस्जिद है ना, इससे, ये जो मोती मस्जिद है इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं, आज तो के बाद आप भूलेंगे नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कैसे याद रखनी है। देखिए, सबसे पहले आप लिख लीजिए मोती मस्जिद, क्योंकि ये 2 जगह है। ठीक है, ये 2 जगह लिख ली मोती मस्जिद। अब कैसे याद रखेंगे, एक है आपकी आगरा में और एक है आपकी दिल्ली में। ठीक है, अब इनसे क्वेश्चन आते हैं कि दिल्ली की मोती मस्जिद किसने बनाई थी और आगरा की मोती मस्जिद किसने बनाई थी। अब आपको याद रखना है, देखिए दिल्ली में है लाल किला। ठीक है, और लाल किले के बाहर है मोती मस्जिद। तो लाल किला तो बनाया था शाहजहां ने, तो आपको याद रखना है कि जो लाल किला के बाहर जो दिल्ली में मोती मस्जिद बनाई थी वो बनाई थी औरंगजेब ने। ठीक है, औरंगजेब ने। और जो आपकी मोती मस्जिद आगरा में है, ठीक है, वो बनाई थी शाहजहां ने, क्योंकि ताजमहल शाहजहां ने बनाया था आगरा में। तो इससे आपके अब आज के बाद कोई क्वेश्चन गलत होना नहीं चाहिए। आपको याद रखना है जो 2 ही क्वेश्चन आते हैं इससे हमेशा, एक पूछी जाती है मोती मस्जिद आगरा की किसने बनवाई थी, शाहजहां ने, और एक क्वेश्चन ये आता है कि मोती मस्जिद दिल्ली की किसने बनवाई थी, वो बनाई थी आपकी औरंगजेब ने।
ठीक है, तो सही आंसर रहेगा, यहाँ पूछा हुआ है आगरा की, तो सही आंसर हो जाएगा सी। दिल्ली की पूछे तो हो जाएगा औरंगजेब। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 48, इब्न बतूता के अनुसार दिनार नामक स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किसने कराया था? सही आंसर है आपका डी, एमबीटी थे। अब देखिए जो इब्न बतूता, इससे दो तीन चीज याद रखनी। एक तो ये कब आया था, ये सन बहुत आसान है, 1333। इससे आपको दो चीज याद रहेगी। एक तो जब आप इसे याद रखेंगे ना, तो आपको कभी मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल पूछेगा तो आपको इसके आसपास रखना, ठीक है। एक तो इससे ये क्लियर होगा, कभी भी क्वेश्चन आएगा। एक ही दिन इन्होंने किताबुल रेहला लिखी थी, तो सिर्फ रेहला याद रखिए। तो इनकी जो इब्न बतूता है, इनकी पुस्तक का नाम था रेहला, ठीक है। और इससे अलावा एक क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ के थे, जो इब्न बतूता थे, वे थे आपके मोरक्को के, ठीक है। और इन्हें काजी नियुक्त करा था दिल्ली का मोहम्मद बिन तुगलक ने, और एक चीन भी भेजा था, ठीक है, अपने दूत मंडल के साथ। तो कितनी चीज होगी, 1333 में इनका कार्यकाल, रेहला इनकी बुक है, मोरक्को के निवासी थे, और काजी नियुक्त करा था दिल्ली का, और चीन भी भेजा था मोहम्मद बिन तुगलक ने। और ये तो क्वेश्चन हो ही गया कि किसके कार्यकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक की, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका ये हो जाएगा, कितना हो गया, 48 हो गया, 49वां, ठीक है। ये आपका 49वां। ये पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्त हुआ था? तो सही आंसर है ए, रिजुपालिका नदी का। अब आपको और चीज तो देखो, जैन धर्म और बौद्ध धर्म काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है, वैसे तो आपको पढ़ना ही है, पर अभी इससे क्वेश्चन से आप दो चीज इस तरह याद रख लीजिए। जो महावीर जैन थे और गौतम बुद्ध थे, ठीक है, तो इन्हें तो हुआ था जैन को रजुपालिका नदी के किनारे, ठीक है। और गौतम बुद्ध का भी पूछा जाएगा, उनका था निरंजना नदी, ठीक है, निरंजना नदी। और एक इनके वृक्ष भी याद रखिएगा, महावीर जैन के थे आपके साल वृक्ष के नीचे, और आपके बुद्ध के थे पीपल वृक्ष के नीचे, जो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध को हुई थी बोध गया में, ठीक है, उरेवेला भी कहा जाता था उससे पहले। पर आपको ये तीन चीज याद रखनी, बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के पीपल वृक्ष के नीचे, और महावीर जैन को हुई थी रिजुपालिका नदी के साल वृक्ष के नीचे, ठीक है। यहाँ पे पूछा हुआ है महावीर जैन का, तो सही आंसर हो जाएगा रिजुपालिका। और कभी बुद्ध का पूछे तो निरंजना नदी, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 50, सल्तनत काल में दीवान वक्फ विभाग किससे संबंधित था? तो सही आंसर है आपका ए, व्यय कागजात से। इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जैसे आप वक्फ बोर्ड है ना वर्तमान में, तो वो कागजों की देखभाल वगैरह, तो इससे संबंधित था, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 51, सतनामियों का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? तो सही आंसर है आपका सी, औरंगजेब के काल में, ठीक है। सतनामियों का विद्रोह औरंगजेब के काल में हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किसने 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसीन की संधि की थी? सही आंसर है आपका डी, बाजीराव सेकंड। अब देखिए इससे क्वेश्चन आते हैं बहुत, मराठा से, आंग्ल मराठा से। जिस तरह मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना, आपको याद होगा उसकी आंग्ल मैसूर युद्ध की, एमएमएस से थी ना, ये थी आपके एमएमएस से, मद्रास की संधि, मंगलोर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि। इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं आंग्ल मराठा से। मैं आपको आज सारे बता देता हूँ। देखिए 3 मराठा युद्ध हुए थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। अब फर्स्ट में आपको क्या क्या याद रखना है, एक में इसमें ज़्यादा नहीं याद रखना, इसमें सूरत की संधि भी हुई थी, बड़गांव की संधि भी हुई थी। मेन है इसमें 1782 की सालाबाई की संधि, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सन पूछा जाता है क्वेश्चन, और उस टाइम पर रघुनाथ राव थे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड में आपको याद रखना है बसीन की संधि, जो इस क्वेश्चन में पूछी हुई थी, कब हुई थी? 1802 में, ठीक है, ये सन भी पूछा जाता है। और बाजीराव सेकंड थे इसमें, बाजीराव सेकंड, ठीक है। और तीसरा याद रखना है कि लॉर्ड हेस्टिंग ने 1818 में, मतलब ये खत्म हो गया था जो मराठा युद्ध है, मराठाओं का, पेशवा का शपथ और पूना की संधि हुई थी। अब देखिए ये तीनों आपने याद रख लिया है। अब इससे क्वेश्चन बताता हूँ मैं किस तरह आते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें रघुनाथ राव से नहीं पूछा हुआ है, उसमें पूछा हुआ है सालाबाई संधि किस सन में हुई थी, तो सन याद रखना है, ठीक है, सालाबाई की संधि का। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए जो सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, उसमें बसीन की संधि, जो क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, बसीन की संधि हुई थी, सन भी पूछा जाता है 1802। और आपको पता है कौन थे, बाजीराव सेकंड थे, ठीक है, उस टाइम पे। और फिर थर्ड से क्वेश्चन क्या आता है, एक तो ये पूछा जाता है, ये सन पूछा हुआ है 1818। ये पूछा हुआ है क्वेश्चन इस तरह से कि जो मराठे थे उनका अंत, या उनका जो जो पेशवा चलता था, उसका पद का अंत किस टाइम पे हुआ था? वो हुआ था 1818 में खत्म हो गया था। और कौन गवर्नर जनरल थे, ये भी काफी बार क्वेश्चन आता है, ये थे लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है। और पूना की संधि हुई थी। तो इससे जो 6-7 क्वेश्चन आए हुए हैं किसी भी एग्जाम में,
ये आगे भी हम एग्जाम देखते रहेंगे, उसमें आएंगे, मैं आपको बता दूंगा, पर आज याद कर लीजिए, ठीक है, नोट डाउन करके। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 53। अशोक के किस अभिलेख में मोर का उत्तरीकरण किया गया? जो मोर का उत्तरीकरण है वो आपका है लोरिया नंदनगढ़ में स्तंभ में। जैसे आपका, जो आपको पता है ना, रामपुरवा है, सारनाथ है, इनके जो स्तंभ है, ऐसे स्तंभ बने हुए, इनके जो फ्रंट पे यहाँ ऊपर है वो सिंह का है, शेर का, ठीक है। इसी तरह जो लोरिया नंदनगढ़ है, इसके स्तंभ पे आपका मोर का चित्रण है, ठीक है, इसे याद रखेंगे, मोर का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से सर्वप्रथम किसने रजत मुद्राएं जारी की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। देखिए यहाँ भी मैं आपको, आप कहेंगे तो है, थोड़ा टाइम लूंगा, पर आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। मैंने ये क्वेश्चन अभी इससे पहले हमने आर ओ का 2018 का मेंस का पेपर कराया था, ठीक है। जो भी नोट डाउन कर रहे हैं उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। उसमें आप देख लीजिएगा, शायद 3rd वीडियो होगी, उसमें एक क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा, ठीक है, 63। उसमें यही क्वेश्चन था, पर वो अलग तरह से पूछा हुआ था। यहाँ पूछा है रजत मुद्राएं जारी किसने की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। वहाँ पूछा हुआ था जो दिनार है, नहीं ये नहीं, ये पूछा हुआ था कि जो स्वर्ण मुद्राएं हैं गुप्त काल की, उन्हें क्या कहा जाता था? तो दिनार कहा जाता है, ठीक है। जब मैंने ये बताया था ना स्वर्ण मुद्राएं को क्या कहा जाता है, दिनार, उस टाइम पे मैंने आपको 4-5 चीजें बताई थी, और उसी 4-5 चीजों से ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलिए, मैं तो वहां भी बताया था, मैं फिर बता देता हूँ, ठीक है। देखिए जो स्वर्ण मुद्राएं थे उन्हें तो कहा जाता था दिनार, ठीक है, उस टाइम पे, और जो चांदी की मुद्रा थी उसे कहा जाता था रूपक। इन 2 क्वेश्चन तो ये हो गए। उसके बाद जो एक चीज बताई थी मैंने वहीं पे कि जो चांदी की, अगर रजत की मुद्रा के बाद पूछे कि कौन सा गुप्त शासक था जिसने चांदी की मुद्रा जारी की थी सर्वप्रथम, तो आ जाएगा चंद्रगुप्त सेकंड, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है। और अगर पूछे कि गुप्त काल में प्रथम बार सिक्के किसने जारी किए थे, ठीक है, प्रथम बार मुद्राएं किसने जारी की थी, तब आ जाएगा चंद्रगुप्त फर्स्ट, सॉरी, तब आ जाएगा आपका चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त फर्स्ट, ठीक है। ये 4 चीज मैंने बताई थी उस टाइम पे, तो उन्हीं में ही जब आरओ का पेपर करा रहा था मैं क्वेश्चन नंबर 63 में, देखिए उससे ही ये क्वेश्चन आ गया। जब मैंने बताया था अगर सिक्के पूछे, पहली मुद्राएं पूछे, तो आपका चंद्रगुप्त फर्स्ट, और अगर चांदी की मुद्रा पहली बार पूछे तो आपका चंद्रगुप्त सेकंड, तो उसी से ही ये क्वेश्चन है, ठीक है, बी आंसर हो गया। इसी तरह मैं आपको फुल डिटेल में बताता हूँ, आप मेरी बात मानिए, आप तैयारी करिए। जिसने देखिए कुछ नहीं पढ़ा है ना, अगर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, किसी के बारे में कुछ नहीं पता है ना, फिर आप पेपर ये मत देखिए, ठीक है। अगर आपको थोड़ा भी पता है ना हिस्ट्री के बारे में या किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, फिर ये पेपर सोल्व करिए, ठीक है। अगर आप पूरी बुक लेके बैठेंगे ना, आपको कभी याद नहीं होगी वो, ठीक है। आपको याद किस तरह से होगी? इन्हीं क्वेश्चनों से याद होगी वो। आप एक बार देखेंगे ना तो एक एक चीज क्लियर होती चली जाएगी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में जलापलवल की कथा का वर्णन है? सही आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए ये क्वेश्चन भी आया ना 55, मैंने अभी इससे पहले आया था शतपथ ब्राह्मण से, जिसमें पूछा हुआ था कि रत्नियों का उल्लेख किसमें है, तो शतपथ ब्राह्मण में था, और मैंने बताया था ये शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है। और वहीं पे बताया था जल प्लावन की जो वर्णन है वो भी आपका इसी में ही है, शतपथ ब्राह्मण में। यही क्वेश्चन है नहीं, इससे पहले भी शतपथ ब्राह्मण का क्वेश्चन था। चलो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 56। इब्न बतूता का दिल्ली का काजी और चीन में राजदूत नियुक्त किया था? सही आंसर जाएगा सी, एमबीटी। ये भी देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने इब्न बतूता से आपको इसी पेपर में, इसी वीडियो में 4-5 चीजें बताई थी, आगे नहीं वहीं से ही क्वेश्चन। मैंने आपको उसमें 3-4 चीज याद रखने को कही थी। देखिए इब्न बतूता से आपको याद क्या रखना था? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर आया था, 1333 इसका कार्यकाल था, पुस्तक का नाम इसकी रेहला था, और एमबीटी ने, और ये निवासी जो था वो मोरक्को का था, और जो मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था और चीन में राजदूत बनाकर भेजा था। ये इतनी चीज याद रखने के लिए कही थी, वहां से क्वेश्चन आ गया। यहाँ पूछ लिया इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी और चीन में राजदूत नियुक्त किया था, तो आपको पता है मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 57। हुमायूंनामा किसने लिखा था? सही आंसर है आपका ए, गुलबदन बेगम। अगर अकबर के टाइम पर गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी, ठीक है। इसके अलावा इसमें देख लीजिए क्या है, और हाँ इसमें ये देख लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फुतपुतात आलमगीर किसकी है? ईश्वरदास की। और भीमसेन ने लिखी है नुस्खा ए दिलखुशा, दिलकुशा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 58। राज दरबार में मीरे तुजुक शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो ये धार्मिक जो अनुष्ठान कराता था उसके लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है, मीरे तुजुक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 59। किस ग्रंथ में अवतारवाद की चर्चा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी, भगवद गीता। आपको पता है जो अवतारवाद है, आपने देखी भी होगी अगर महाभारत, तो उसमें
कृष्ण के अवतार बताए गए हैं, ठीक है। जैसे राम भी कृष्ण का अवतार था, विष्णु का अवतार था। तो अवतारवाद की जो परिभाषा आई है वो आपकी भगवत गीता से आई है, ठीक है। और इससे एक क्वेश्चन हो रहा था, याद रखिएगा, जो महाभारत है इसका क्वेश्चन पूछा था कि जय संहिता किसे कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन में था आपका ऋग्वेद, महाभारत, रामायण, तो जय संहिता नाम था महाभारत का ही, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किसे तूतीय हिंद का उपनाम से प्रयोग किया जाता है। सही आंसर है आपका बी, अमीर खुसरो। इससे पहले हमने यूपीपीसीएस का पेपर कराया था, उसमें अमीर खुसरो की पुस्तक पूछी हुई थी, उसमें पूछा हुआ था तुगलकनामा के रचयिता कौन है, तो वो 4 ऑप्शन थे, उसमें सही आंसर था अमीर खुसरो। यहाँ से याद रखना आपको, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इसका जो नाम था अमीर खुसरो का, ये पटियाली गांव में इनका जन्म हुआ था और इनका नाम था अबुल हसन यामुनी खुसरो। तो अबुल हसन कभी कभी ऑप्शन में दे देता है वो, ठीक है। तो खुसरो का ही नाम था। और अबुल हसन से मुझे याद आया, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको इसी वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन में मंसूर और अबुल हसन के बारे में बताया था, जो जहांगीर के दरबार में थे। मंसूर को दी थी नादिर उल उसर या उसकी उपाधि, और नादिर उल जमा की उपाधि मिली थी अबुल हसन को जहांगीर के द्वारा, ठीक है। इस तरह मिला के आप याद रख सकते हैं। अब अबुल हसन आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इतना ही देखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।